अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस एंड रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड हमें जितनी भी टर्म्स का सामना होता है ना, जैसे सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी मेन टर्म्स हैं आज के लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। अच्छा, तो ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का इस तरह का मिक्सचर कि वो हमें एक ही फेज़ में नज़र आए। जैसे हम पानी में चीनी डिज़ोल्व करते हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली डिज़ोल्व करें तो हमें सिर्फ पानी नज़र आ रहा होता है, हालांकि उस पानी में चीनी भी तो डाली थी ना हमने। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा जितने भी सब्सटेंसेस को मिक्स करें लेकिन उनकी एक फेज़ हमें नज़र आए, उसे कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सारे ट्रू सोल्यूशंस हैं। ठीक है, कि वो हमें एक फेज़ में नज़र आते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? अच्छा, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? एक सॉल्यूशन के ना दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये डायग्राम देखें, एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जिससे डिज़ोल्व किया जाता है ना, जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं, जो थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है और जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और जिसमें डिसोल्यूशन की जाती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं और जिसको डिज़ोल्व किया जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की तरफ। तो मैं आपको कॉमन लाइफ की एग्जांपल में समझाती हूँ। हमने एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है, उसमें हम चीनी डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, हम अगर चीनी डिज़ोल्व करते जाएं, एक पॉइंट आता है कि मज़ीद उस नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हमने उस गिलास को रखा हुआ है ना, कि एक पॉइंट आता है मज़ीद चीनी अगर हम ऐड करेंगे ना उस पानी में तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो वो पॉइंट जिस पे मैक्सिमम चीनी रूम टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम डिज़ोल्व कर सकते थे, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि वही पानी का गिलास है, हमने उसमें चीनी डाली है लेकिन अभी उसमें मज़ीद चीनी डालने की गुंजाइश थी, मतलब अगर हम उसमें मज़ीद शुगर ऐड करते तो वो डिज़ोल्व हो सकती थी। ठीक है, मतलब वो अभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, अगर हम उसमें मज़ीद चीनी डालते तो हम वो डाल सकते थे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब यही जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम जितनी भी चीनी डालते जाएंगे ना वो डिज़ोल्व होती जाएगी। मतलब हाई टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट में, जैसे चाय में हमारे पास पानी होता है, ठीक है, उसमें चीनी को इस तरह से डिज़ोल्व करते वो डिज़ोल्व होती जाएगी। हमें पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा डालते रहें और स्टिर करते रहें अपने सॉल्यूशन को तो वो मज़ीद हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को कि वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा सॉल्यूट कंटेन करता है वो सॉल्यूशन हमारा, क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया था। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसमें अभी सॉल्वेंट में हम मज़ीद सॉल्यूट ऐड कर सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है, उसमें पानी के गिलास में इससे ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम उसी पानी के गिलास को हीट करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हम रूम टेम्परेचर से ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम शुगर, मैक्सिमम सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें ना दो पार्ट है हमारे पास, A प्लस B। ठीक है, अब किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि उस कंपोनेंट, यानी फॉर एग्जांपल हम A की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, इसका रेशो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो है, ठीक है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है ना उन सब के मोल्स पर डिवाइड कर देना है हमने अपने डिजायर्ड सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो हमें उस कंपोनेंट की क्या मिल जाएगी? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब हम देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ के लिए ना हमें मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको
मोल फ्रैक्शन बताया था। अब राउल्ट्स लॉ देखते हैं क्या होता है। एक गिवन टेम्परेचर पे, मतलब हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया है, कोई भी टेम्परेचर कर लें, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी एक सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक गिवन प्रेशर पे गिवन टेम्परेचर पे किसके इक्वल होता है, उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देना है उसका मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास वही जो अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। अब अगर हम ए का वेपर प्रेशर हमें किस सॉल्यूशन में हमें कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर किस तरह से मिलेगा कि वो जो कंपोनेंट ए था ना उसका हम प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर लें। फॉर एग्जांपल हमारा जो कंपोनेंट था वो था अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल का हमने एक सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो हम जो अल्कोहल का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था उसे मल्टीप्लाई कर देंगे अल्कोहल के अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। ये फॉर्मूला है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। देखें PA इज इक्वल टू PA नॉट मल्टीप्लाई XA। अब इसमें PA क्या है, A का कंपोनेंट A का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, PA नॉट क्या है, कंपोनेंट A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और XA क्या है, A का मोल फ्रैक्शन। तो होपफुली ये राउल्ट्स लॉ आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ज़ाहिरी बात है, अभी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे वो होंगे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब हम आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, मतलब जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, तो ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही कोई हीट रिलीज होगी। ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन के प्रोसेस में, मतलब सॉल्यूशन के प्रेपरेशन के प्रोसेस में, ना तो हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है। तो डेल H मतलब हीट का चेंज क्या है, ज़ीरो। इसके ऑपोजिट, इसके कंपैरिजन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेपरेशन के टाइम मतलब डिसोल्यूशन के टाइम हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, मतलब डेल H चेंज इन हीट ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। जब हम प्रिपेयर करते हैं आइडियल सॉल्यूशन तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल V हमारे पास क्या हो गया, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, ज़ीरो। अच्छा, इसके कंपैरेटिवली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज होता है ना वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो डेल V यानी चेंज इन वॉल्यूम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। अब किस तरह के सॉल्यूशन हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं ना, मतलब जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो एक सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे, मतलब उनकी क्वांटिटी पे यानी अमाउंट पे डिपेंड करें, नेचर पे नहीं, वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मैं रिपीट कर देती हूँ, एक सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, ये डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे और इंडिपेंडेंट होती हैं सॉल्यूट के नेचर पे, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह का सॉल्यूट ले रहे हैं, उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास चार तरह की होती हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखें, ये चार हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। होपफुली आप सबको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।